साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज वर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। दोस्तों साथियों, सीटेट के एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं। आज मैं पहली प्रश्नमाला लेकर के आपके सामने हूं, जो पिछले सालों में पूछे गए इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं सीटेट या यूपी टेट या एचटेट या किसी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा में। ठीक है, मेरा नाम है सूरज वर्मा। मैंने एजुकेशन मैनेजमेंट से एमएड किया हुआ है और पिछले 13 सालों से मैं सीबीएसई और एसएससी बोर्ड के स्कूलों में प्रिंसिपल और टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि मेरे ज्ञान और अनुभव के माध्यम से मैं अपने भाइयों और बहनों का जो है सहयोग कर सकूं, ताकि वो भी अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आइए चलते हैं मेरी पहली प्रश्नमाला पे। और जो सीटेट का एक पार्ट होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उससे हम अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। मेरा चैनल है पढ़ाई वाला, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अगर हम पहला प्रश्न लेकर के आएँ तो वो है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक कौन सा है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक, उसके ऑप्शन हैं आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि बालक के विकास को प्रभावित करने में आर्थिक स्थिति भी जिम्मेदार होती है, सामाजिक स्थिति भी, और जीवन की घटनाएं, ये सब महत्वपूर्ण होती हैं। यानी पहले का ऑप्शन डी सही है, आप टिक लगा लीजिए। अगला है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक। आंतरिक कारक मतलब शरीर के अंदर के वो कारक क्या हैं, तो ये है बुद्धि। बिल्कुल बुद्धि प्रभावित करती है। शारीरिक कारण बिल्कुल प्रभावित करते हैं। अगर शारीरिक अक्षमता है तो व्यक्ति का विकास अवरोध हो जाता है। आनुवांशिक कारण, कुछ हद तक आनुवांशिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं। यानी कि दूसरे का ऑप्शन डी सही है, आप टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न है तीसरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है सीटेट 2012 में पूछा गया है कि विकास कब शुरू होता है। विकास कब शुरू होता है? तो उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तो आपको बताऊं, विकास तो आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है, लेकिन अगर उसके प्रारंभ की बात करें तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय ही उसके अंदर विकास शुरू हो जाता है। यानी तीसरे का ऑप्शन बी सही होगा और उत्तर होगा प्रसव पूर्व अवस्था से। उम्मीद है कि आप स्पष्ट हो रहे होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जो सीटेट 2011 में पूछा गया है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। कि अगर संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करना हो बच्चे के, तो हम कैसे जानेंगे कि उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास हुआ है। तो उसके कुछ ऑप्शन हैं, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या घर में। तो बताएं, खेल के मैदान, ऑडिटोरियम और विद्यालय एवं कक्षा घर, ये चारों प्रश्न जो ऑप्शन तो सही हैं, लेकिन पूछा है सबसे अच्छे तरीके से, तो आपका उत्तर होगा विद्यालय एवं कक्षा में। यानी चौथे का ऑप्शन बी सही है। पुनः पांचवा प्रश्न है हाइपोथेसिस से, 2011 में सीटेट का प्रश्न है, मैंने नोट किया हुआ है वहाँ से, कि अवधारणा का विकास मुख्य रूप से होता है। अवधारणा का विकास तो बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास की अगर जो बात कर रहा है तो वो कहाँ पे होता है। अवधारणा का विकास, अवधारणा हमेशा बौद्धिक विकास से संबंधित होती है, तो छठवें का ए ऑप्शन सही होगा, बौद्धिक विकास से। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सदस्य होते हैं। सीटेट 2011 का प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर जो है ना, अपने उम्र के बच्चों के साथ जो ग्रुप बनाने की जो फीलिंग होती है, जो सक्रिय मेंबर होते हैं, प्रौढ़ावस्था में तो होता नहीं है, पूर्व बाल्यावस्था में उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता, बाल्यावस्था में भी उनके अंदर इतना ज्ञान नहीं होता, पर जो किशोरावस्था है ये वो अवस्था है जिसमें वो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। यानी आपका ऑप्शन है छठवें का ए, किशोरावस्था। सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर जो है राज्य स्तरीय अध्यापक पात्रता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सभी बालक जन्म के समय
समान होते हैं। इसको क्रो एंड को, वाटसन, मैकडूगल या क्लर्क का किसका स्टेटमेंट है? आप आंख मूंद करके इसको याद कर लीजिए कि ये वाटसन का स्टेटमेंट है। अगला है प्रश्न नंबर 8, विकास इनका उत्पाद है। जो डेवलपमेंट है वो किसका उत्पाद है? अधिगम लर्निंग का, परिपक्वता मैच्योरिटी का, डी अभ्यास का, या सी अधिगम तथा परिपक्वता का। तो आपको बता दें अधिगम भी विकास का उत्पाद है, परिपक्वता भी है, लेकिन अधिगम और परिपक्वता दोनों टिक करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर होगा, यानी 8वें का सी अधिगम तथा परिपक्वता। बच्चे के मस्तिष्क का विकास किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यहाँ से याद करें कि जब बच्चे का प्रवेश कराया जाता है विद्यालय में उसके 1 साल बाद, यानी न्यूनतम एज जो है 5 साल होती है, उसके 1 साल बाद यानी 6 साल की आयु में बच्चे के मस्तिष्क का विकास लगभग जो है परिपक्व हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किताब को किसने लिखा था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही कॉमन आंसर, और इसका आंसर रूड, डीवी क्रोनर और विलियम जेम्स में इसका सही आंसर होगा विलियम जेम्स, यानी 10वें का बी आंसर सही है। मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इस किताब को लिखा था विलियम जेम्स ने, जो चाइल्ड साइकोलॉजी पे एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। अगला प्रश्न है 11, मनोविज्ञान के अंतर्गत किस विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी गई है? प्रथम बल की संज्ञा दी गई है किस विचार को? तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, संज्ञानात्मकता, कार्यवादी या मानवपरकता। तो इसका सही आंसर होगा, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ अगर प्रश्न है तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होगा, यानी 11वां का ए आंसर सही है। 12वां में आते हैं, निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की नहीं है? यानी जब पर्सनैलिटी का इवेल्युएशन होता है तो कौन सी विधि उसके काम नहीं आती है? प्रश्नावली परीक्षण की अगर हम बात करें तो ये भी व्यक्तित्व के मूल्यांकन की है ना। ड्रा ए मैन की बात करें तो ये भी व्यक्तित्व मूल्यांकन की है। प्रेक्षण परीक्षण कहें तो ये भी व्यक्तित्व के मूल्यांकन की है। लेकिन जो सर्वे परीक्षण है इससे व्यक्तित्व के मूल्यांकन की ये विधि नहीं आती है। सर्वे परीक्षण से व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं होता है, क्योंकि व्यक्तित्व का जो मूल्यांकन है वो वस्तुगत होता है और सर्वेक्षण परीक्षण जो है बहुत बड़े स्तर पे होता है, यानी कि होगा 12वें का सी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल अक्सर पूछा जाता है। जेम्स, वुड, डीवी या क्रोनर। तो आपका आंसर होगा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता 13वें का बी, यानी कि वुड। मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? अरे जो उसके पिता थे उन्होंने ही की थी भाई। 14वें का आपका आंसर होगा ए, यानी कि वुड के द्वारा। और भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने वाला जो राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार लोग पाए हैं, मैं हिंट देता हूँ, यानी वो जगह है रविंद्रनाथ टैगोर की कर्मस्थली, जन्मस्थली, यानी कि कलकत्ता। ठीक है, 16वें का बी। अगला प्रश्न है, क्षमा कीजिएगा इसमें थोड़ा सा 5वीं डिजिट के चलते यहाँ पे कुछ नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गई है, आप उसे समझ लेंगे। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? अगर कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जितने प्रश्न हैं सब बंगाली लोगों के हैं, तो यहाँ पे तो उत्तर आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जहाँ पे कोई भी प्रश्न आए उसमें जो भी नाम अगर बंगाली नाम आता है तो आप उस पर टिक मारिएगा, क्योंकि प्रयोगशाला स्थापित की गई थी कलकत्ता में, तो वहीं से आप याद करेंगे तो कि कोई कलकत्ता के ही व्यक्ति ने किया होगा। और भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो स्थापित की थी उनका नाम था NN सेन गुप्ता। टिक मारिए, 16वें का ए, NN सेन गुप्ता। 17वां प्रश्न है, समाजीकरण करने वाली प्रथम संस्था है। समाजीकरण करने वाली प्रथम संस्था यानी कहाँ से व्यक्ति का सोशलाइजेशन होता है? घर से, विद्यालय से, धार्मिक स्थल से, मित्र मंडली से। बिल्कुल धार्मिक स्थल से भी होता है, मित्र मंडली से भी होता है, विद्यालय से भी होता है और घर से भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं घर, विद्यालय, धार्मिक स्थल या मित्र मंडली ये सब समाज का एक रूप हैं। लेकिन प्रथम संस्था की बात करें तो उसका ऑप्शन आपका घर होगा, यानी 17वें का ए आंसर सही है। प्रश्न नंबर 18 देखें, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई।
अक्सर ये प्रश्न सुर्खियों में रहता है कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छा टीचर की विशेषता क्या होनी चाहिए। देखिए, प्राथमिक स्तर पे ज्ञान का बहुत ज़्यादा आपके पास ज्ञान हो, दक्षता हो, ज़रूरी नहीं है। शिक्षण पद्धति का ज्ञान हो, सब ज़रूरी नहीं है। या पढ़ाने की बड़ी उत्सुकता हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि प्राइमरी स्तर पे लर्निंग प्रोसेस होता है, बच्चे सीखते हैं, सीखने की कुछ लोगों की क्षमता कम होती है, कुछ लोगों की ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में जो प्राथमिक स्तर का शिक्षक है, एक अच्छा शिक्षक, उसके अंदर धैर्य और दृढ़ता का होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो संभव नहीं हो सकता है। यानी 18वें का ऑप्शन बी सही है, धैर्य और दृढ़ता। प्रश्न नंबर 19 है, किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जानते होंगे। किशोर की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या एक ही समस्या होती है, और वो होती है सेक्सुअल प्रॉब्लम, यानी यौन संबंधी समस्या जो है उनकी सबसे महत्वपूर्ण समस्या होती है, क्योंकि उनके अंदर तमाम हार्मोनल चेंज होते हैं, शरीर के अंदर जो है तमाम ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके चलते तमाम बातों को लोगों से कह नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी संवेदनशील समस्या जो होती है उनकी यौन संबंधी होती है। प्रश्न नंबर 20, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। व्यक्ति मैच्योर किस अवस्था के बाद होता है। बाल्यावस्था तो होता नहीं है, शैशवावस्था भी नहीं होता है, प्रौढ़ावस्था भी की तो वो तो बाद की चीज़ है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है किशोरावस्था के बाद जब व्यक्ति आता है तो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, यानी 20वें का ऑप्शन डी सही है। 21वां है, कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता। बालक के विकास, यहाँ से शारीरिक विकास से तात्पर्य है। तो यहाँ से हम देख लें, बुद्धि बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, तर्क शक्ति बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, भाषा प्रयोग की दक्षता बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। 21वें का डी ऑप्शन सही है, आप टिक लगाएं। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में किस अवस्था का होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में कब किस अवस्था में होगा भाई, पढ़ाई की अवस्था में होगा, है ना, स्टार्टिंग का होगा। यानी शैशवावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सही होगा 22वें का बी, यानी कि बाल्यावस्था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब किशोर में किसी व्यक्ति, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं। यह अपने नाम से ही परिभाषित है और उसे कहते हैं, नहीं कहते हैं संज्ञान में लेना। यानी जब उन सब चीज़ों का संज्ञान लेने लगता है, वस्तु का, समस्या का, परिस्थिति का, अपने निजी स्तर पर जो बच्चा संज्ञान लेता है तो उस विकास को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, यानी कि 23वें का बी ऑप्शन सही है। आते हैं हम अगले प्रश्न में, 24वें में, बालक का संवेगात्मक विकास किसे प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप ट्रिक लगाएं, आंख मूंद के लगाएं कि संवेगात्मक विकास इसमें से किसी को भी प्रभावित नहीं करता। शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास को नहीं, हाँ उसके संवेगों को, उसके मानसिक विकास को प्रभावित करता है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। 24वें का डी सही है। 25वां है, कौन सा विकास छोटे बच्चों के मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सहायता करता है। वो कौन सा विकास है जो बच्चों के मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास में सहायता करता है। ऑप्शन है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास और भाषाई विकास। तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं, 24वें का ए ऑप्शन सही करें आप। शारीरिक विकास से ही बच्चे के मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सहायता मिलती है, और जब तक उसका शारीरिक विकास नहीं होगा तब तक संज्ञानात्मक, मानसिक या संवेगात्मक कोई भी विकास प्रचुर मात्रा में संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 26 और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न आपके सामने पेश करता हूँ। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करते हैं। एक ऐसी अवस्था होती है झंझावात की अवस्था, हाँ स्टिनले ने कहा है, उसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास सभी पूर्ण होते हैं
और उसका आंसर है आपका किशोरावस्था। 26वें का डी ऑप्शन सही है। इस तरीके से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पे प्रश्नमाला की पहली सीरीज मेरी पूरी होती है। आप लोगों को आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्दी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो है अगली सीरीज आनुवंशिकता और सामाजिक परिवेश पर लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।